अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS 304 का जो मिड टर्म एग्जाम है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और CS 304 आपका बहुत इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हो और आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। चलते हैं जी मिड टर्म के पास्ट पेपर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो सिलेबस होगा डेट इज़ 1 से लेके 22 लेक्चर्स तक। तो 1 से लेके 22 लेक्चर्स आपने ज़रूर जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। और जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं इंशाल्लाह वो पार्ट 2 के अंदर आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन सा लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं पहला, विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट इट्स स्टेट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो एग्जिबिट होता है अपने स्टेट पे, तो वो डेटा है। यानी डेटा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या डेटा एक ऐसा मैटर है जिसकी वजह से हम जो है वो स्टेट को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो जो आपको विरासत में चीज़ मिली होती है, जिस तरह से जिस तरह मैं हूँ, मेरी आंखें अगर मेरे फादर से मैच करती हैं, मेरी जो वॉइस है अगर वो मेरे फादर से मैच करती है, इसके अलावा मेरी हाइट जो है वो मेरे फादर से मैच करती है, मेरा कलर है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये इनहेरिटेंस है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसके पेरेंट्स के जीन्स की वजह से बाय ट्रांसफ़र या पेरेंट्स के जीन में कुछ ना कुछ उसको विरासत में चीज़ मिलती है कि उसकी वॉइस जो है वो उसके मदर या फादर से मैच की जाती है। मेल है तो उसकी वॉइस थोड़ी सी फादर टाइप होगी, यानी फादर से मिलती जुलती होगी। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी इस तरह से होता है। क्लास का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक क्लास बना लेते हैं, जिस तरह पर्सन है तो पर्सन इज बेसिकली अ पेरेंट क्लास, ठीक है। अब पर्सन के आगे फर्दर सब चाइल्ड्स हैं। ये पर्सन की क्लास के आगे फर्दर जो है वो नोड्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं। जिस तरह पर्सन कौन होता है, स्टूडेंट भी पर्सन है, तो स्टूडेंट बेसिकली इज अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो लिखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको इस तरह से जो तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जा सके। ओके जी, फर्ज कर लें कि ये वाली जो क्लास है ये पर्सन की क्लास है, आगे से दो फर्दर जो है मुख्तलिफ क्लासेस निकल रही हैं, ठीक है, और ये आपस में मैच होती हैं। यानी मैच से मुराद ये है कि ये इससे लिंक्ड होती हैं। अब ये वाली जो क्लास है ना ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, या आप इसको कह लें कि ये पर्सन क्लास है। अब इसके आगे दो फर्दर चाइल्ड हैं। अब स्टूडेंट भी जो है वो पर्सन ही होता है, डॉक्टर या टीचर हो जो है वो भी पर्सन होता है। तो ये इस तरह पेरेंट क्लास जो है इसने आगे इनहेरिटेंस के अंदर ये इसकी जो मजीद क्लासेस हैं वो क्रिएट कर दी गई हैं। तो ये इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इसमें तमाम तर वो फीचर्स ऐड होंगे जो पहली वाली क्लास में नहीं, इस वाली क्लास के तमाम तर फीचर्स इन दोनों क्लासेस के अंदर ऐड होंगे चूंकि ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब इस पर्सन या इस पेरेंट की क्लास के अंदर क्या होगा कि पर्सन खाता भी है, पर्सन चलता भी है, पर्सन पीता भी है, पर्सन जो है वो पहनता भी है, पर्सन जो है वो काम भी करता है। अब स्टूडेंट एक अलग क्लास है जबकि डॉक्टर एक अलग क्लास है, तो क्या डॉक्टर या स्टूडेंट नहीं खाएंगे? डेफिनेटली खाएंगे। तो ये मैचिंग है, यानी जो पहली वाली क्लास में होगा वो आगे वाले तमाम तर चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली वो अवेलेबिलिटी होगी या ऑटोमेटिकली वो अवेल्ड होगा। तो इस चीज़ को बेसिकली आपको समझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है बहुत लंबा है, इसको स्किप कर देंगे, पेपर में कभी भी नहीं आएगा आपसे, ठीक है। इतना लंबा पेपर में क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। उसके आगे देखें जी, व्हाट प्रॉब्लम में ऑकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के बगैर। अब ये जो डीप कॉपी है इसका क्या मतलब होता है? ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर की टाइप्स हैं जो आगे जाके इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपसे पेपर में ना बहुत दफा पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर या व्हाट इज द डीप कॉपी एंड व्हाट इज द शैलो कॉपी। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। तो अगर आप डीप कॉपी के बगैर अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो या अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ पे डेंगलिंग पॉइंटर भी आपको जो है वो सामना करना पड़ेगा। यानी इस कॉन्सेप्ट का, यानी डेंगलिंग का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी वहाँ पे वेस्टेज हो जाएगी, मेमोरी लीकेज का भी आपको सामना करना पड़ेगा और सिस्टम क्रैश भी हो जाएगा। डेफिनेटली जब हमारी मेमोरी लीक होगी या जब हमारा पॉइंटर अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे हमारा सिस्टम क्रैश होने का खतरा होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपके लिए पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस से मुराद ये होती है कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स हैं, अब मेरे पेरेंट्स की तमाम तर आदात मेरे अंदर शामिल होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जस्ट लाइक द C++ या जस्ट लाइक द क्लासेस कॉन्सेप्ट। क्लासेस के कॉन्सेप्ट में तमाम तर जो भी आपके पर्सन की एबिलिटीज़ हैं, पर्सन के अंदर जो भी आपने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, वो तमाम तर एट्रीब्यूट्स आगे फर्दर जो उनके चाइल्ड होंगे उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड करवा दिया जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अंदर जो है वो कंसर्न होगा।
Now we have to move the question number 5. This pointer are not accessible for static member function. This pointer THIS basically this is the part of the pointer. ये जो पॉइंटर है ये एक्सेसिबल नहीं होता स्टैटिक मेंबर में, तो ये बात ट्रू है। ये किसमें जो है वो एक्सेसिबल होता है, ये अजनाब जो एक स्टैटिक मेंबर होता है और एक होता है डायनामिक। तो ये डायनामिक के अंदर जो है वो जो है एक्सेसिबल होता है, आप वहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है आप उसको डिक्लेयर कैसे नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्चुअल है। आप स्टैटिक के थ्रू भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी। और वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम स्टैटिक डेटा मेंबर को या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ डैश रिमेन्स इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि रिमेन रह जाती है जब तमाम तर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लास के वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो स्टैटिक वेरिएबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में बहुत दफ़ा आपसे पूछा जा चुका है, ये आपके क्विजेज में भी बहुत दफ़ा आ चुका है कि ऐसी कौन सी मेमोरी का पार्ट है अगर हमारे तमाम तर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो चुके हों लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहता है, तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। अगर आपके मेमोरी के तमाम तर ऑब्जेक्ट्स या तमाम तर क्लासेस भी डिस्ट्रॉय हो गए तब भी वो स्टेबल रहेगा, तब भी वो मेमोरी के अंदर मौजूद रहेगा। उसके आगे जनाब, फ्रेंड फंक्शन आर डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्रेंड फंक्शन का बताऊंगा, ये आपके सब्जेक्टिव के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली इनकैप्सुलेशन के रूल्स को तोड़ देता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, ये भी आपका एक एमसीक्यू है इटसेल्फ। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरह से पब्लिक और प्राइवेट, हमें पता है ना या आपको पता है ना कि हमारी क्लासेस के दो पार्ट होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक पार्ट के अंदर वो डेटा होता है जो पब्लिकली लोगों को दिखाया जाता है या पब्लिकली लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट के अंदर वो डेटा होता है जिसको हम प्राइवेट या जिसको हम दूसरे लोगों को एक्सेस नहीं करवाना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन लगा दें तो हम स्पेसिफिक हद तक किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पर हमने इनकैप्सुलेशन के रूल्स को ब्रेक किया। अब जब आपने इनकैप्सुलेशन के रूल्स को ब्रेक किया तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज आपको ये होता है कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको एक्सेस करें भी और हमें करने की ज़रूरत पड़ती भी है। तो फ्रेंड फंक्शन जो है ये नॉन मेंबर फंक्शन है ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास के लिए फ्रेंड फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, डैश विच मीन्स इफ ए डिक्लेयर बी। अच्छा, ये भी फ्रंट फंक्शन का आगे मजीद कॉन्सेप्ट है। अगर ए जो है वो डिक्लेयर करता है कि ए जो है वो बी का फ्रेंड है, अब इसमें इसका हरगिज मतलब नहीं है जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, अब हरगिज ये मतलब नहीं कि आप भी मेरे दोस्त हो, ठीक है। बतौर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा खुदा ना खास्ता कोई परेशानी है मेरी तो मैं आपको बताऊंगा जनाब फला मेरी जो है वो टेंशन चल रही है। इस तरह अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी टेंशन ये चल रही है। अब जब आप मुझे बता देंगे ना तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको अपनी भी टेंशन बताऊं। तो यही बात आपको बता रहा है कि अगर ए डिक्लेयर करता है बी एज इट्स फ्रेंड कि वो इसका फ्रेंड है, इट डज नॉट मीन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ए कैन एक्सेस प्राइवेट, जो ए है वो एक्सेस करेगा प्राइवेट डेटा मेंबर को और बी जो है वो एक्सेस कर सकता है तमाम डेटा को ए का। अब ये जो बी है क्यों एक्सेस कर सकता है, क्योंकि बी जो है वो फ्रेंड है ए का। इसके अलावा ना ये बात याद रखिएगा कि जो आखिर में यानी जो दूसरा नंबर है ना ये लिखा होगा ना तो वो पहले वाले का डेटा एक्सेस करेगा। अगर यहाँ पे ए होता दिस मीन्स कि ए ने पहले वाले का पहला कोई भी नंबर है बी है सी है डी है उसका डेटा एक्सेस करना था। अब पहला दूसरा यहाँ पे बी है पहला ए है, दिस मीन्स कि दूसरे वाले ने पहले वाले का डेटा जो है वो एक्सेस करना है। तो ये क्या है, ये फ्रेंडशिप इन वन वे ओनली है, यानी एक बंदा जो है वो आपको बता रहा है कि जनाब मेरी ये प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएगा, आप उसको आगे से नहीं बताएंगे। दिस मीन्स कि एक बंदे ने अपनी प्रॉब्लम बताई जबकि दूसरे बंदे ने अपनी प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस नहीं की है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेंडशिप। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जो है वो हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बी। अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के बराबर रखा जाए तो कंपाइलर जो है वो एरर को क्या करेगा, केस करेगा इफ द ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो क्या ये बात ट्रू है? फर्ज कर लें, इसको मैं आपको ये एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ जी। हम कहते हैं ए जो है वो बराबर है 2 के और जो बी है वो बराबर है 3 के। अब आप कहते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, ओके, तो ए जो है वो बी के बराबर है। तो क्या ये बात ठीक है कि 2 3 के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। कंपाइलर यहाँ पे एरर को जनरेट करेगा, तो जब कंपाइलर एरर को जनरेट करेगा तो क्या ये बात ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 डजंट इक्वल टू द 3, 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 3 के। दिस मीन्स कि ये ट्रू बात है, ठीक है। इसको एग्जांपल देके समझाने का मकसद ये है कि आपको ये याद रहे, पेपर में आपसे इसी टाइप के या इसी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो मेनली तौर पे पूछे जा रहे होते हैं। उसका एक क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल।
तो इसमें से आपने बताना है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसे डिक्लेयर किया गया है, और आपने ओवरलोड फंक्शन के बारे में एप्रोप्रिएट जो भी ऑप्शन होगा उसके बारे में डिस्कस करके इनको बता देना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इन्होंने ना इसके आगे ऑप्शन नहीं दिए में, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दें, ठीक है। इसके आगे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता? तो ये वाले तमाम तो ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, सेमी कोलन का और इसके अलावा जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकता और इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास, अगर हमने कन्वर्ट करना है यूजर डिफाइंड क्लास को टू अ बेसिक टाइप के लिए यू वुड मोस्ट लाइकली यूज, तो आपको यूज करना पड़ेगा आ कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स अ मेंबर ऑफ द क्लास। आपको वो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि कन्वर्जन ऑपरेटर है। कन्वर्ट का मतलब होता है कि एक क्लास से या एक डेटा से या एक मेंबर फंक्शन से एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, द टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज ओवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, सिंपल आपकी जो है वो डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज बस याद कर लेनी है। या आपसे पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। नाउ वी हैव मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन डैश प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन अदर क्लास। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा है, जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दूसरी क्लास से इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट से मुराद कि वो जो है वो विरासत में या वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जब लिंकिंग की बात आएगी या लिंकिंग की बात आएगी ना, तो वहाँ पे आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है, जो कि मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो डिक्लेयर करवा दिया है। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ सी प्लस प्लस क्लास इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर। जो सी प्लस प्लस क्लास है वो हमेशा सिमिलर होती है स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट हो रहा है आपके पेपर में, तो होपफुली आपका आएगा। अब हम दूसरे पेपर की तरफ मूव अप करेंगे। दूसरे पेपर का पहला क्वेश्चन देखें, ये मेरे ख्याल में रिपीट है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर आप डीप कॉपी के बगैर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कौन से एरर आते हैं? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, डंगलिंग पॉइंटर भी आएगा, मेमोरी लीकेज भी आएगी, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आपने एज इट इज जो है बस याद कर लेना है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्ज कर लेंगे जो टेस्ट क्लास है वो कभी भी ओवरलोड नहीं होती असाइनमेंट ऑपरेटर पे। व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हेन एन असाइनमेंट A equals to B is given for test 2 object, the copy constructor is used। देखें यहाँ पर ये हो रहा है, कह रहा है कि अगर कोई टेस्ट क्लास है वो ओवरलोड नहीं कर सकती किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को। अगर हम कर लेते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो भी कंस्ट्रक्टर A के लिए इस्तेमाल होगा वही कंस्ट्रक्टर हम कॉपी करके B के लिए इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, a static member function can be called even when a class is not initiated। जब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है या जो स्टैटिक फंक्शन है वो हमेशा तब कॉल होगा जब हमने किसी भी क्लास को इनिशिएट नहीं किया होगा। इनिशिएट का मतलब ये होता है कि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, हमने क्लास की वैल्यूज़ को डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस वजह से हमारे पास ये जो मसला होता है वो यहाँ पर क्रिएट जो है वो हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। असल में ये बहुत पुराना पेपर है, यानी 2010-12 का, तो ये आपने स्किप कर देनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो आपसे हमेशा पेपर में पूछे जा रहे होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोग क्विज को लाजमी देख के जाइएगा, स्पेशली सीएस के सब्जेक्ट्स के जो क्विजेज होते हैं ना वहाँ से आपके एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले आपने क्विजेज को लाजमी देखना है, और कोशिश करेंगे वो वाले क्विजेज देखें जो आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हो, ठीक है। म्यूजिक से अवॉइड ही करें, लेकिन अगर कोई आपको नहीं मिलते तो आप जो है वो देख लें, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो वाले क्विजेस को ज़्यादा फॉलो करें जो आपको एक्सप्लेन करके साथ साथ समझा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। उसके आगे जनाब, डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस डेटा मेंबर। आपको कौन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो वो एक्सेसर फंक्शन है। एक्सेसर फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी डेटा मेंबर को जाके एक्सेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट। कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो यही बात आपको बता रहा है, जिस तरह मैंने आपको CS 201 के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो कांस्टेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CONST, कॉन्स्ट, ठीक है। अगर कांस्टेंट हम किसी भी जगह पर अपने प्रोग्राम में लिखते हैं ना, तो उसका मकसद या उसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि ये अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमेशा ट्रू ही आएगा, ये फॉल्स नहीं आएगा।
उसके आगे द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट अदर ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप जो इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कंटेन्स करता है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा, तो वो इज आ का फंक्शन है, हैज आ का फंक्शन है या बी का फंक्शन है। ये जो इज आ है ना, ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको ये बड़ा डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जिस तरह बेस क्लास इज आ ड्राइव क्लास या बेस क्लास इज आ फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, ये जो बेस क्लास होती है ये पेरेंट क्लास होती है और जो आगे उसके फर्दर चाइल्ड्स होते हैं ना वो ड्राइव क्लासेस के होते हैं। वो इंशाल्लाह जब पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखें ये जो हैज आ फंक्शन है ये कभी भी ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं होता, ये भी आगे जाके क्लासेस का एक मेन पार्ट है, इज आ और हैज आ। बाकी बी कोई फंक्शन नहीं होता तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो होगा इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, Which one of the following features of OOP? OOP stand for Object Oriented Programming is used to derive a class from another. वो कह रहा है कि अगर एक क्लास को आप किसी दूसरी क्लास से ड्राइव कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे वही बार बार क्वेश्चन की मेंटालिटी के बारे में पूछ रहा है या क्वेश्चन की वो सेंस को चेंज कर देता है, लेकिन उसका जवाब वही है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास से ताल्लुक रखती है तो वो डेफिनेटली वो इनहेरिटेंस है। जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझसे ताल्लुक रखते हैं तो ये इनहेरिटेंस है, विरासत है ना, मुझे उनसे मोहब्बत है, उनको मुझसे मोहब्बत है, तो ये इनहेरिटेंस में आपको चीज़ें जो है वो मिली होती हैं बाय नेचर। उसके आगे जनाब डैश इज अ रिलेशनशिप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आगे देखिए डैश इज अ रिलेशनशिप, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस है, ये रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। जिस तरह मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया कि मेरा रिलेशन जो है मेरे पेरेंट्स से है और मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप जो है वो मुझसे है, तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बतौर एमसीक्यूज और बतौर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसको भी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब यहाँ पे देखें क्या जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो कार्बन भी आ जाता है, डायमंड भी आ जाता है और कोयल भी आ जाता है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसको बस याद कर लें। इसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में आगे जाकर जब आपका क्वेश्चन आएगा उसके हवाले से मजीद जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा इन द अपकमिंग पार्ट। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। जो जनरलाइजेशन और जो स्पेशलाइजेशन रिलेशन होता है क्लासेस के दरमियान वो कहाँ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, वो भी डेफिनेटली इनहेरिटेंस से ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जनरलाइज, यानी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जनरलाइज्ड हैं और उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड आदतें मेरे अंदर ट्रांसफर हैं। जिस तरह से मेरे पेरेंट्स को या मेरे फादर को अगर कुछ पसंद है डेफिनेटली मुझे भी पसंद होगा, मेरी मदर को अगर कुछ खाने में पसंद है डेफिनेटली वो मुझे भी पसंद होगा, तो ये इनहेरिटेंस है। तो जनरलाइजेशन पेरेंट है यानी बेस क्लास है और जो स्पेशलाइजेशन है वो ड्राइव क्लास है, तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा। उसके आगे वो कह रहा है ये वाला जो ऑपरेटर है ना, क्या ये ओवरलोड हो सकता है, तो जी ये ओवरलोड हो सकता है, ये बात ट्रू है। अभी जो ओवरलोड नहीं हो सकता ना वो आपको कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जिस तरह जिसमें नोट का फंक्शन है, जिसमें क्वेश्चन मार्क का जो साइन है, वो ऑपरेटर कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी, अगर आपने अपनी मेमोरी को फ्री करना है तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी, किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर से मुराद डिस्ट्रॉय कर दो उस मेमोरी को या वो जगह को जो हमने अपने लिए रिजर्व की थी बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो न्यू का जो साइन होता है उससे मेमोरी हम लेते हैं और डिस्ट्रक्टर से या डिलीट से हम साइन को फ्री कर देते हैं। तो मेमोरी अगर आपने डिलीट करनी तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है या जो डिस्ट्रक्टर का फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको डिटेल से बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही बंदे में दो तरह की आदत मौजूद है। जिस तरह मरमिड है, मरमिड से मुराद होती है जलपरी, ठीक है। अब जलपरी में क्या होता है, आधी औरत की जो इनहेरिटेंस है वो भी होती है और आधी जो है वो फिश की इनहेरिटेंस उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, यानी एक ही जो इंसान है, जो एक ही कोई भी हमारे पास मखलूक है और उस मखलूक के अंदर दो चीज़ों की आदत मौजूद हैं या दो लिविंग थिंग्स की आदत मौजूद है, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको बस आप एज इट इज़ याद कर लें। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसी कॉन्सेप्ट को आप जो है वो लिखेंगे तो आपका तमाम तो वर्क वहाँ पे इंशाल्लाह डन करवा दिया जाएगा या आपको वहाँ पे इंशाल्लाह नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये देखें वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है किसकी, मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो मरमिड अभी मैंने आपको बताया ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये जो आपको यहाँ पर नजर आया ना विकल
MFE मिकल, ये भी एक बेसिकली जो है ना वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो आगे फर्दर टाइप उसके अंदर आती है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका नहीं होता। जो वुमेन है इसके अंदर खाली एक ही आदत मौजूद होती है जो कि औरतों की है या औरत की है, तो वुमेन इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, क्या आप स्टैटिक वेरिएबल को एक से ज्यादा इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। हियर इज द ट्रू ऑप्शन राइट। उसके आगे जेनेरिक क्लास शोइंग ऑल द कॉमन एट्रीब्यूट, जो जेनेरिक क्लास होती है वो शो करती है तमाम तर कॉमन एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर को अदर क्लासेस रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ऊप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इसमें भी समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये आपने जो इनहेरिटेंस की आपको जो डेफिनेशन है वो बता रहा है। इस इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को आपने एज इट इज बस याद कर लेना है, ये आपसे एज इट इज ही पेपर में पूछी जाएगी एज अ एमसीक्यूज भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर जो मेनली फोकस करेंगे वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही करेंगे और आगे जाके आपको जो भी आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए होंगे उसके हवाले से मजीद जो है वो आपको गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप चलें जी, तीसरा पेपर स्टार्ट करेंगे हम। तीसरे पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये तीसरा पेपर आपका लास्ट पेपर होगा और इस लास्ट पेपर के बाद जो भी पेपर आ रहे हैं वो सारे आपके रिपीटेड ही हैं, यानी सेल्फ रिपीट क्वेश्चन होंगे, तो बार बार आपको करवाने की जरूरत नहीं है। आपको एक दफ़ा समझा दी तो इंशाल्लाह होपफुली आप जब हैंडआउट्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे तो आपका तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वी कैन गेट ओनली द यूनिक वैल्यू, अगर आपने किसी भी यूनिक वैल्यू को यूज़ करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिक वैल्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके आगे जनाब अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम, एक जो मेंबर फंक्शन है उसका कोई भी सेम नेम है तो अगर आप उस वहाँ पर साइन लगाते हैं ये मद्दा का और आपको पता है ना इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टर, तो इस साइन को आप क्या कहेंगे? इस साइन को हम डिस्ट्रक्टर कहेंगे। ये डिस्ट्रक्टर का साइन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आपसे बार बार पूछा जाता है। पिछली दफ़ा भी ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुका, तो होपफुली ये एमसीक्यूज आप में भी आपके पेपर में भी आ सकता है। फिर यूजिंग इनकैप्सुलेशन, हम इनकैप्सुलेशन के जरिए क्या अचीव करते हैं? इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो ये बताया था कि जब भी हम इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसका मकसद होता है कि इन्फॉर्मेशन को हाइड करना, यानी कोई भी अननोन बंदा है उससे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट क्लास में रख देना या प्राइवेटली सेव कर देना ताकि कोई भी अननोन बंदा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना छेड़ सके। फिर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट है। मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लास, जनरल क्लास से स्पेसिफिक क्लास में मूव करना। और मैंने आपको ये बताया ना अभी कि जनरल क्लास का मतलब होता है पेरेंट क्लास और स्पेसिफिक क्लास का मतलब होता है आगे फर्दर चाइल्ड क्लास। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, ये बार बार रिपीट हो रहा है, दिस मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वन से। ठीक है, देखें स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, क्या स्टैटिक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो सकता है वन से? तो ये फॉल्स है। स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज मोर देन वन, हमने ये पीछे पढ़ा हुआ था, पहले उसने कैन नॉट भी लिखा था, अब आपको कैन कह रहा है, तो ये दोनों बातें याद रखें। पहले ट्रू था चूंकि कैन नॉट था, अब यहाँ पे कैन आ गया तो ये फॉल्स बन जाएगा। फॉर क्लासेस, क्लासेस के लिए विद अ कॉमन बिहेवियर, हमें कोई कॉमन बिहेवियर की जरूरत होती है। यू कैन सेव एफर्ट बाय प्लेसिंग द कॉमन बिहेवियर इन अ बेस क्लास। बेस क्लास का मतलब होता है कि वो क्लास जो पेरेंट क्लास है, तो बेस लाइन पेरेंट से हमारे अंदर आगे उनके जीन से मुंतकिल होंगे ना मुख्तलिफ तरह की आदात या मुख्तलिफ तरह की जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मुख्तलिफ तरह की जो भी इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो बेस क्लास से ड्राइव क्लास की तरफ जो है वो मूवमेंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एडवांटेज ऑफ ऊप, इसमें से आपने एडवांटेज बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ऊप जो है वो बड़ा आसान होता है इसका कोड, यानी इसका कोड मुश्किल नहीं होता, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। इसके आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, इसको याद रख लें एज इट इज़। फिर ये आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र जो डिफाइंड, यानी जो यूज़र है वो खुद से डेटा टाइप को क्रिएट कर सकता है और उसको एक्सटेंड कर सकता है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी को मजीद बढ़ा सकता है। और ये आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं रियल वर्ल्ड में। जिस तरह मैंने आपको भी बताया ना कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं आगे उनसे हूँ, फिर मेरी आवाज़ उनसे मिलती है, तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि रियल लाइफ की जो भी मिसालें हैं, एग्जाम्पल हैं, उनसे आप इसको याद कर सकते हैं और आप बेहतरीन वे में ये जो है वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ये तमाम जो है वो ऊप के एडवांटेजेस ही हैं। उसके आगे क्या कह रहे हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये जो ऑपरेटर क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं? जी, इसको ओवरलोड हम कर सकते हैं। फिर ये भी आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट है कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है ये कभी भी डिक्लेयर्ड नहीं होता, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, क्या ये डिक्लेयर नहीं हो सकता? तो ये डिक्लेयर कब नहीं होता? जब ये वर्चुअल फंक्शन होता है, यानी वर्चुअली हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिक वेरिएबल एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही है इन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप ऑफ द क्लासेस। ट्रू, तो स्टैटिक वेरिएबल हमेशा ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही परफॉर्म करता है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, उसके आगे द कंपाइलर वुड नॉट ऑब्जेक्ट, जो कंपाइलर है वो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को
ओवरलोड नहीं करता। कैसे? स्टैटिक ऑपरेटर से। ये देखें, स्टार का मतलब होता है जहाँ पर भी स्टार आता है ना वहाँ पर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या ये ओवरलोड किया जाता है स्टार से? तो नहीं, ओवरलोड नहीं किया जाता स्टार से। तो ये बात ट्रू है। जहाँ पर स्टार रहेगा वहाँ पर पॉइंटर्स होंगे। ये जहाँ पर स्टार है इसकी निशानी है कि ये पॉइंटर है, ये इसकी निशानी नहीं है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो ओवरलोड हुआ है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन यूज दिस पॉइंटर। हम दिस पॉइंटर को इन द कंस्ट्रक्टर इन द बॉडी, हम कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो जी आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो है वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो देखिए, इफ़ वी आर केयरफुल, अगर आप केयरफुल हैं तो क्या आप दिस पॉइंटर को कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये बात फॉल्स है, ठीक है। अगर आप इनिशियलाइज कर सकते हैं लेकिन आप उसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर दिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का या डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि मेमोरी को ले लो, मेमोरी को कंप्यूटर से हीप से गट करवाओ और वहाँ पे जाके इसको दोबारा से डिस्ट्रक्ट करवा दो या डिस्ट्रॉय करवा दो। तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रामिंग और क्लासेस के कॉन्सेप्ट के अंदर आप दिस ऑपरेटर को इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे जनाब, C++ क्लास इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर। जो C++ क्लास है ये हमेशा सिमिलर होती है स्ट्रक्चर की तरह से। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। आगे ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है कि विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। उसके आगे, एन ओवरलोड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर वन लेस आर्गुमेंट देन इट्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो ये बात ट्रू है। जो ओवरलोड ऑपरेटर होता है वो हमेशा रिक्वायर करता है वन लेस आर्गुमेंट, उसका आर्गुमेंट जो है वो कम होता है मेंबर ऑफ द ऑपरेंड से। तो ये बात ट्रू है। वैसे ये फाइनल टर्म का है तो आपको ये मतलब ये फाइनल टर्म से मुराद ये फाइनल टर्म में भी आता है। और ये आपको जो रेफरेंस इसने दिया हुआ ना पेज नंबर 896 का, ये आपका ना रेफरेंस बुक का आपने इसने हवाला दिया हुआ है, तो ये इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसके आगे जनाब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस। ये भी कॉन्सेप्ट आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। जो जनरलाइजेशन और जो स्पेशलाइजेशन रिलेशन होता है क्लासेस के दरमियान वो कहाँ से इंप्लीमेंट होता है? तो वो इनहेरिटेंस से जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है। लास्ट क्वेश्चन, इन ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ। जो क्लास होती है वो किसकी एग्जांपल है? तो वो यूजर डिफाइंड टाइप है। यूजर डिफाइंड से मुराद जो खुद यूजर बनाता है। यूजर कौन होता है? मैं यूजर हूँ, आप यूजर हैं। जिस तरह हम गूगल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं या आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस टाइम यूजर हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अगर जो मैं हूँ, अगर मैं अपने प्रोग्राम में क्लास लिख रहा हूँ जिसमें पब्लिक पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, प्रोटेक्टेड पार्ट है, तो वो वहाँ पर यूजर हूँ, मैं एज अ यूजर काम कर रहा हूँ। दिस मीन्स कि यूजर डिफाइंड टाइप है ये, ठीक है जी। ये आपका कॉन्सेप्ट था। होपफुली मैंने 3 पेपर आपको करवाए हैं, तीनों में से बहुत दफ़ा आपके क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, आप देख चुके हैं। हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद इसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कौन से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप वो भी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।